जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आज बाबा साहेब के भाषण की एक और वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी का प्रभाव पर करीब 2 घंटों तक साफ, अधिकारपूर्ण और तड़प के साथ भाषण दिया। ये पाठ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की अध्यक्षता में मुंबई में 3 दिसंबर 1938 को आयोजित एक बड़ी सार्वजनिक सभा का विवरण प्रस्तुत करता है। इस बैठक का प्राथमिक उद्देश्य इमारत निधि के लिए धन जुटाना था, जिसका उपयोग सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के लिए अपनी खुद की इमारत बनाने के लिए किया जाना था। अंबेडकर ने अपने भाषण में बाइबल की कहानियों का हवाला देते हुए दलितों की स्थिति की तुलना यहूदियों की गुलामी से की और सामाजिक राजनीतिक प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने उपस्थित लोगों से इमारत निधि के लिए योगदान देने और आगामी म्यूनिसिपल चुनावों में स्वतंत्र लेबर पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने का भी आग्रह किया। यह स्रोत दिखाता है कि अंबेडकर गरीबों और मजदूरों के पक्ष को मजबूत करने और कांग्रेस के विरोध में खड़े होने के लिए संगठनात्मक और चुनावी प्रयास कर रहे थे। आप वीडियो को देखते रहें। बाबा साहेब ने भाषण में और क्या कहा था? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर ने आज की वीडियो के बारे में आपको बता ही दिया है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। रविवार दिनांक 3 दिसंबर 1938 को रात 10 बजे मुंबई के फोरास रोड की म्यूनिसिपल सीमेंट चॉल न 18 की ओर से लोकाग्रणी और मजदूरों के नेता बासाहेब डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में इमारत फंड के लिए मदद इकट्ठा करने के लिए बड़ी सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मेसर्स प्रीप डोंदे, KV चित्रे, भाई प्रधान, विधायक DG जाधव, CL मोहिते, दादा साहेब गायकवाड़, TM गुंडेकर, मडके बुवा, रेवजी डोलस, SP द्योत्रे, वडवलकर और केशवराव आडेकर आदि लोग उपस्थित थे। 3-4 हजार का जन समुदाय जुड़ा था। ठीक 10 बजे डॉक्टर बाबा साहेब और अन्य यूरोपियन लोगों का सभा स्थान पर आगमन हुआ। लोगों ने तालियां बजाकर उनका हार्दिक स्वागत किया। CN मोहिते मास्टर नियोजित अध्यक्ष की सूचना लाने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने लोगों को समझाते हुए बताया कि इमारत की कितनी आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि फोरास रोड म्यूनिसिपल चॉल न 18 के हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों की ओर से आज 235 रु इकट्ठा किए गए हैं। यह बड़ी खास बात है। KD शिर्के द्वारा उनकी बात का समर्थन किए जाने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अध्यक्ष स्थान ग्रहण किया। पहले मडके बुवा, रेवजी डोलस और प्री डोंदे साहेब के समयोचित भाषण हुए। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट से ज्यू लोगों की गुलामी की दिल पिघला देने वाली कहानी सुनाई। इस सभा में उपस्थित विराट जनसागर के सामने बोलते 2 घंटे भाषण दिया। उन्होंने ये भी विस्तार से समझाया कि किस प्रकार ज्यू लोगों की गुलामी और अस्पृश्यों की स्थिति में कितना फर्क है। उसके बाद उन्होंने महाड़ के सत्याग्रह से लेकर तब तक की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों का सिन्हावलोकन किया। इमारत फंड के बारे में उन्होंने कहा कि हर चौल अपनी तरफ से 5 लोगों की कमेटी बनाए और चौल के 18 साल से अधिक उम्र के लोगों की गिनती करें। इससे मुझे इस बात का पता चलेगा कि उस चौल से कुल कितना रुपया मुझे मिलना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी हैसियत के अनुसार 1 रुपये से अधिक रुपया चंदा दे। मुंबई स्कूल कमेटी विभाग के हर अध्यापक से आधी तनख्वाह ली जा रही है। आज हमारे काम की व्याप्ति बढ़ने के कारण समाज और राजनीति के सूत्र संचालन के लिए अपनी इमारत का होना बेहद जरूरी है। दूसरी बात है आगामी म्यूनिसिपल चुनाव। स्वतंत्र लेबर पार्टी की ओर से मैंने 9 सदस्य खड़े किए हैं। इन्हीं उम्मीदवारों को आप सभी लोग अपने वोट दें और उन्हें जिता दें। कांग्रेस के आगे अन्य सभी पार्टियां फीकी दिखाई दे रही है। कुछ नष्ट भी हो गई है, लेकिन आज केवल एक पक्ष स्वतंत्र लेबर पक्ष कांग्रेस के विरोध में खड़ा है। ये गरीब मजदूरों का पक्ष है। इसलिए इस म्यूनिसिपल इलेक्शन में इस पक्ष को पूरी सफलता मिलनी चाहिए। खैर, इमारत फंड में 235 रुपए देने वालों को मैं धन्यवाद देता हूं। इमारत फंड को चंदा देने वालों के नाम जनता पत्रिका में प्रकाशित किए जाएंगे। इस प्रकार डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने करीब 2 घंटों तक साफ, अधिकारपूर्ण और तड़प के साथ भाषण दिया। उसके बाद मोहिते मास्टर ने अध्यक्ष के वहां उपस्थित लोगों के प्रति आभार प्रकट किया। फूलमालाएं अर्पण की गई। 12:30 बजे सभा का काम पूरा हुआ।
उसके बाद श्री कटड़कर के जलसे का कार्यक्रम हुआ। इमारत फंड का कार्यक्रम करवाने में श्री राजाराम हिराजी माटवंकर, कृष्णा कालू कुंभवडेकर और गंगाबाई सातारकर ने बहुत मेहनत की। नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक बहुत खास वाक़ये पे गौर कर रहे हैं। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के काम और उनकी सोच से जुड़ा है। जी, हमारे हाथ लगा है जनता अखबार, जो कि आप जानते हैं डॉक्टर अम्बेडकर का अपना प्रकाशन था। उसका 10 दिसंबर 1938 का एक लेख। ये लेख हमें मुंबई में हुई एक बहुत ही अहम सार्वजनिक सभा की कहानी बताता है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि उस दौर में डॉक्टर अम्बेडकर सामुदायिक संगठन, मतलब खासकर एक इमारत बनाने के लिए फंड जुटाना, हाँ। और राजनीतिक रणनीति यानी आने वाले नगर निगम चुनावों को किस नजरिए से देख रहे थे। जी, और सबसे दिलचस्प बात शायद ये है, जैसा आपने कहा, कि कैसे उन्होंने एक ही सभा को इन दोनों, मतलब ऊपरी तौर पर तो अलग दिखने वाले मकसदों के लिए इस्तेमाल किया। हाँ, ये उनके एक एकीकृत नजरिए को दिखाता है ना? बिल्कुल। चलिए जरा उस शाम के माहौल में चलते हैं। तारीख थी शायद 3 या 4 दिसंबर 1938। जी। रात के करीब 10 बज चुके थे। हाँ, काफी रात। जगह थी मुंबई का फोरास रोड, म्युनिसिपल सीमेंट चौल नंबर 18 के पास का मैदान। एक बड़ी सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी और अध्यक्षता कर रहे थे खुद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। सभा का जो मुख्य उद्देश्य था वो था एक सामुदायिक इमारत के लिए फंड इकट्ठा करना। वहाँ अच्छी खासी भीड़ थी, अंदाजन 3 से 4 हजार लोग। ये बड़ी संख्या है उस समय के हिसाब से। हाँ बिल्कुल। इनमें कई जाने माने लोग भी थे, जैसे प्रिंस दोंदे, केवी चित्रे, भाई प्रधान और विधायक डीजी जाधव भी थे। अच्छा। डॉक्टर अंबेडकर जब सभा की जगह पर पहुंचे तो लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। माहौल में एक जोश था, जाहिर है। स्वाभाविक है। एक खास बात यह भी हुई कि उसी दिन फोरास रोड म्युनिसिपल चौल नंबर 18 के स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले लोगों ने मिलकर 235 रुपए जमा करके दिए थे। अच्छा, ये तो उसी दिन की बात है। हाँ, उसी दिन। ये उस वक्त के हिसाब से एक अच्छी शुरुआत थी, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। 235 रुपए तब काफी मायने रखते थे। सभा की शुरुआत में CN मोहिते मास्टर ने इमारत की जरूरत पर बात रखी, KD शिर्के ने उनका समर्थन किया और फिर डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष के तौर पर मंच पर आए। वैसे उनके भाषण से पहले मडके बुआ, रेवजी डोलस और प्रे दोंदे साहेब जैसे कुछ और वक्ताओं ने भी अपनी बात रखी थी। जी। और फिर डॉक्टर अंबेडकर ने बोलना शुरू किया। और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत कहाँ से की। हाँ। उन्होंने सीधे इमारत फंड या चुनाव की बात नहीं की, बल्कि बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट का जिक्र किया और उसमें जू यानी यहूदी लोगों की गुलामी की कहानी सुनाई। बाइबल। ये वाकई अनोखा तरीका लगता है। उस वक्त के माहौल में एक हिंदू और खासकर दलित समुदाय की सभा में बाइबल का उदाहरण देना। हाँ, सोचने वाली बात है। इसके पीछे क्या सोच रही होगी? क्या ये सिर्फ ध्यान खींचने के लिए था या इसका कोई गहरा मतलब था? नहीं, ये सिर्फ ध्यान खींचने से कहीं ज्यादा था। देखिए, अंबेडकर इस कहानी का इस्तेमाल करके 2 बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे थे मेरे ख्याल से। अच्छा, क्या? पहला, वे श्रोताओं के सामने एक ऐतिहासिक समानांतर रख रहे थे कि देखो, जैसे यहूदी लोग गुलामी में थे, वैसे ही अस्पृश्य समाज भी सदियों से सामाजिक गुलामी झेल रहा है। इससे लोगों को अपनी स्थिति की गंभीरता का एहसास होता था और एक तरह का भावनात्मक जुड़ाव बनता था। अच्छा। और दूसरा? लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था दूसरा काम। उन्होंने सिर्फ समानताएं नहीं गिनाई, बल्कि उन्होंने ये भी समझाया कि यहूदी गुलामी और अस्पृश्यों की स्थिति में क्या बड़े अंतर हैं। ओ अच्छा, अंतर भी बताए। जैसे कि? हाँ, जैसे उन्होंने शायद इशारा किया कि यहूदी अपनी गुलामी से अवगत थे, वो संगठित थे और उससे निकलने के लिए लगातार कोशिश करते रहे। अंबेडकर शायद ये कहना चाह रहे थे कि अस्पृश्य समाज को भी अपनी स्थिति को उसी तरह समझना होगा और संगठित होकर संघर्ष करना होगा। समझ गई। तो ये कहानी एक आईना भी थी और एक प्रेरणा भी। बिल्कुल। ये लोगों को अपनी हालत पर सोचने और सक्रिय होने के लिए उकसा रही थी। अच्छा, तो ये एक तरह से जमीन तैयार कर रहे थे आगे की बातों के लिए। मतलब पहले मानसिक रूप से लोगों को झकझोरा, उन्हें उनकी ऐतिहासिक स्थिति का एहसास दिलाया। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ भावनात्मक अपील नहीं थी। उन्होंने इसके बाद महाड़ सत्याग्रह से लेकर उस समय तक की सामाजिक और राजनीतिक यात्रा का एक खाका भी खींचा। अच्छा। यानी उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ को मौजूदा हालात से जोड़ा, बताया कि कैसे संघर्ष यहाँ तक पहुंचा है और अब आगे क्या करने की जरूरत है।
ये उनके भाषण को सिर्फ एक फंड इकट्ठा करने की अपील से ऊपर उठाकर एक बड़े आंदोलन के अगले कदम के तौर पर स्थापित कर रहा था। समझ गई। तो इस मजबूत भूमिका के बाद वे इमारत फंड के असल मुद्दे पर आए होंगे। लेख बताता है कि उनकी योजना काफी व्यावहारिक थी, कोई हवाई बात नहीं। हाँ, यही उनकी खासियत थी, विजन के साथ साथ जमीनी हकीकत पर पकड़। उन्होंने सुझाव दिया कि हर चौल में रहने वाले लोग अपने में से 5 लोगों की एक कमेटी बनाएं। 5 लोगों की कमेटी हर चौल में? हाँ, और ये कमेटी क्या करेगी? उस चौल में रहने वाले 18 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति की गिनती करेगी। गिनती क्यों? इसका क्या मकसद था? क्या इससे कुछ पता लगाना था? मकसद बहुत साफ था। इस गिनती से अंबेडकर और उनकी टीम को ये अंदाजा लग जाता कि किस इलाके से, किस चौल से कितनी मदद की उम्मीद की जा सकती है। अच्छा, ये एक तरह का रिसोर्स मैपिंग था, जमीनी स्तर पर। इसके आधार पर वे फंड कलेक्शन का लक्ष्य तय कर सकते थे और उसे ट्रैक भी कर सकते थे। कमाल है। मतलब कितनी व्यवस्थित तरीके से काम करना चाहते थे। हाँ, बिल्कुल। और फिर उन्होंने लोगों से सीधे चंदे की अपील की। लेख में लिखा है कि उन्होंने कहा हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार कम से कम 1 रुपया या उससे ज्यादा दे। हाँ, 1 रुपया। 1 रुपया आज सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन 1938 में ये भी एक रकम रही होगी, खासकर मजदूर वर्ग के लिए। निश्चित रूप से 1 रुपया उस समय के दिहाड़ी मजदूर के लिए शायद 1 या 2 दिन की कमाई हो सकती थी। ओहो। तो ये मांग छोटी नहीं थी, लेकिन ये एक न्यूनतम सीमा थी जो ज्यादातर लोग शायद दे सकते थे। इससे ज्यादा देने का तो स्वागत था ही। अंबेडकर ये दिखाना चाहते थे कि ये सबकी, मतलब हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और उन्होंने अपनी बात को वजन देने के लिए एक उदाहरण भी दिया। बताया कि बंबई स्कूल कमेटी विभाग के हर अध्यापक से इमारत फंड के लिए उनकी आधी तनख्वाह ली जा रही है। क्या आधी तनख्वाह? ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या ये सचमुच हो रहा था या ये सिर्फ एक उदाहरण था लोगों को प्रेरित करने के लिए? लेख तो इसे एक तथ्य की तरह ही प्रस्तुत करता है। अगर ये सच था तो ये दिखाता है कि आंदोलन के प्रति किस स्तर का समर्पण था और अंबेडकर किस हद तक लोगों से योगदान की उम्मीद कर रहे थे। हाँ, ये बात तो है। ये उदाहरण देकर वे आम लोगों को भी ये संदेश दे रहे थे कि जब पढ़े लिखे नौकरी पेशा लोग इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं तो आपको भी अपनी क्षमता अनुसार योगदान देना चाहिए। ये एक तरह से सामाजिक दबाव भी बनाता था और प्रेरणा भी देता था, दोनों। सही कहा। और ये इमारत, ये इतनी जरूरी क्यों थी? क्या सिर्फ ऑफिस स्पेस के लिए? नहीं, ये सिर्फ ऑफिस स्पेस की बात नहीं थी। अंबेडकर ने खुद कहा कि उनके काम का दायरा बढ़ रहा है, सामाजिक भी और राजनीतिक भी। इन सारे कामों को ठीक ढंग से चलाने के लिए एक केंद्रीय जगह का होना बहुत जरूरी था। ये इमारत सिर्फ ईंट गारे का ढांचा नहीं बननी थी, बल्कि ये आंदोलन का पावर हाउस बनने वाली थी। पावर हाउस? हाँ, एक ऐसी जगह जहां बैठकें हों, रणनीतियां बने, गतिविधियां संचालित हों, जहां से पत्राचार हो, रिकॉर्ड रखे जाएं। ये समुदाय के लिए एक स्थायी संस्थागत ढांचा बनाने की कोशिश थी, आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम। अच्छा। आज के समय में हम इसे इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग कहते हैं ना, वही। हाँ बिल्कुल, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। यानी एक तरफ सामुदायिक एकजुटता और संसाधन जुटाने पर जोर, और दूसरी तरफ इसी जमीनी ताकत को राजनीतिक शक्ति में बदलने की तैयारी। जैसे उन्होंने इमारत फंड की बात पूरी की, वे फौरन अगले मुद्दे पर आ गए, आने वाले नगर निगम चुनाव। फौरन? अच्छा। हाँ, ये जुड़ाव बहुत अहम है। वो साफ दिखा रहे थे कि सामाजिक संगठन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, अलग नहीं है। हाँ, लेख में बताया गया है कि उन्होंने घोषणा की कि स्वतंत्र लेबर पार्टी यानी ILP ने चुनाव के लिए 9 उम्मीदवार खड़े किए हैं। जी। और उन्होंने वहां मौजूद हजारों लोगों से सीधे सीधे अपील की कि इन्हीं 9 लोगों को वोट देकर जिताएं। कोई लाग लपेट नहीं। बिल्कुल सीधी अपील। ये उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा थी। वो जानते थे कि उनके सामने एक विशाल जनसमूह है जो उनकी बात सुनता है, और उन्होंने इस मौके का पूरा इस्तेमाल अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने में किया। ये दिखाता है कि वे जनसभाओं को सिर्फ भाषण देने का मंच नहीं, बल्कि राजनीतिक लामबंदी का, मोबिलाइजेशन का एक प्रभावी हथियार मानते थे। उन्होंने उस समय के राजनीतिक माहौल के बारे में भी कुछ कहा था ना, कांग्रेस का जिक्र आया। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण था उस समय का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इतनी बड़ी ताकत बन चुकी है कि उसके सामने बाकी पार्टियां या तो फीकी पड़ गई हैं या खत्मी हो गई हैं। अच्छा। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि इन हालात में स्वतंत्र लेबर पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस के विरोध में मजबूती से खड़ी है। एकमात्र?
ये तो बड़ा दावा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा दावा था और आईएलपी को कांग्रेस के मुख्य विपक्षी के तौर पर स्थापित करने की कोशिश थी। और उन्होंने आईएलपी को गरीब मजदूरों का पक्ष कहा। ये लेबल क्यों चुना? क्या ये सिर्फ आर्थिक आधार पर था या इसमें जातीय समीकरण भी शामिल थे? मतलब क्या था इसका? देखिए, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। गरीब मजदूरों का पक्ष कहने से पार्टी की पहचान एकदम साफ होती थी। ये सीधे सीधे उन लोगों को संबोधित कर रहा था जो आर्थिक रूप से हाशिए पर थे, जिनमें दलित और पिछड़े वर्ग के लोग जाहिर है बहुत आयत में थे। लेकिन ये सिर्फ जाति तक सीमित नहीं था, ये वर्ग चेतना को भी जगाने की कोशिश थी। अच्छा, मतलब वर्ग चेतना भी। हाँ, अंबेडकर दिखाना चाहते थे कि आईएलपी सिर्फ किसी एक जाति की नहीं बल्कि तमाम गरीब और मेहनतकश लोगों की पार्टी है, चाहे वो किसी भी जाति की हो। इसका मकसद पार्टी के आधार को व्यापक बनाना था और उसे कांग्रेस के मुकाबले एक स्पष्ट विकल्प के रूप में पेश करना था, खासकर नगर निगम जैसे स्थानीय चुनावों में। बिल्कुल, जहां आम आदमी के मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं, सफाई, पानी, सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य। तो उनका लक्ष्य साफ था, नगर निगम में आईएलपी को अच्छी खासी सीटें दिलवाना, ताकि वो गरीबों और मजदूरों की आवाज बन सके। बिल्कुल, वो जानते थे कि जमीनी स्तर पर राजनीतिक ताकत हासिल करना कितना जरूरी है। इन फैसलों में अपनी बात रखवाना, अपने लोगों के हितों की रक्षा करना, इसके लिए निगम में प्रतिनिधित्व होना लाजमी था। इसलिए उन्होंने पूरी ताकत से आईएलपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। अच्छा, वापस इमारत फ्रंट पर आते हैं। लेख में एक और दिलचस्प बात है। अंबेडकर ने उन लोगों का खास तौर पर धन्यवाद किया जिन्होंने शुरुआत में 235 रुपए दिए थे। हाँ, वो स्वास्थ्य विभाग वाले लोग। हाँ, और वादा किया कि चंदा देने वाले सभी लोगों के नाम जनता अखबार में छापे जाएंगे। ये क्यों अहम था? ये देखिए, पारदर्शिता और मान्यता देने का एक बेहतरीन तरीका था। अच्छा। पहला, जिन्होंने शुरुआत में योगदान दिया उनका नाम लेकर धन्यवाद करने से उन्हें सम्मान मिला और दूसरों को प्रेरणा मिली। हाँ, ये तो है। दूसरा, सभी दानदाताओं के नाम छापने का वादा करने से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आई। लोगों को भरोसा हुआ कि उनका पैसा सही जगह जा रहा है और उनके योगदान को पहचाना जा रहा है। सही। ये छोटी छोटी बातें संगठन बनाने और लोगों का विश्वास जीतने में बहुत कारगर होती हैं। सही। इससे एक सेंस ऑफ ओनरशिप भी आता है कि ये हमारी इमारत है, हमारा आंदोलन है। बिल्कुल। और फिर भाषण की शैली। लेख कहता है कि अंबेडकर करीब 2 घंटे तक बोले। 2 घंटे? हाँ, और कैसे बोले? साफ, अधिकारपूर्ण और तड़प के साथ। ये 3 शब्द, ये बहुत कुछ कहते हैं। आप इन्हें कैसे समझाएंगे? ये 3 शब्द वाकई उनके भाषण की जान है। साफ का मतलब है विचारों की स्पष्टता, कोई भ्रम नहीं, कोई गोलमोल बात नहीं, सीधे सीधे अपनी बात रखना तर्क के साथ। श्रोताओं को आसानी से समझ आए कि क्या कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है। अधिकारपूर्ण का मतलब है आत्मविश्वास, विषय पर पूरी पकड़ और एक नेता वाली अथॉरिटी। हाँ। ऐसा भाषण जो लगे कि हाँ, ये व्यक्ति जानता है कि वो क्या कह रहा है और हमें किस दिशा में ले जाना चाहता है। ये विश्वास पैदा करता है। और तड़प। और तीसरा शब्द तड़प, ये सबसे ज्यादा भावनात्मक है मुझे लगता है। ये दिखाता है कि अंबेडकर सिर्फ बौद्धिक स्तर पर नहीं बल्कि दिल से, पूरी शिद्दत से जुड़े हुए थे अपने लोगों के दुख, दर्द और उनके भविष्य से। उनके भाषण में वो दर्द, वो जुनून, वो बेहतरी की तीव्र इच्छा वो झलकती थी। ये तड़प ही थी जो हजारों लोगों को घंटों तक बांधे रखती थी और उन्हें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती थी। वाह। ये तीनों मिलकर एक बेहद शक्तिशाली वक्ता की तस्वीर बनाते हैं। 2 घंटे का भाषण, रात 12:30 बजे तक सभा चलना, ये दिखाता है कि लोग कितने ध्यान से सुन रहे थे और मुद्दे कितने गंभीर थे। सभा का समापन कैसे हुआ? समापन भी व्यवस्थित था। मोहिते मास्टर ने अध्यक्ष यानी डॉक्टर अंबेडकर और बाकी सब लोगों का धन्यवाद किया। उन्हें फूल मालाएं पहनाई गई। जैसा आपने कहा, रात 12:30 बजे सभा खत्म हुई। काफी देर हो गई थी। हाँ, इसके बाद श्री कटकर के जलसे का भी जिक्र है, जो शायद कोई सांस्कृतिक या मनोरंजन कार्यक्रम रहा होगा, सभा के गंभीर माहौल के बाद थोड़ा हल्कापन लाने के लिए। हो सकता है। और हाँ, रिपोर्ट में आयोजकों श्री राजाराम हिराजी माटवंडकर, कृष्णा कालू कुंभवडेकर और गंगाबाई सातारकर की मेहनत का भी जिक्र है। ये याद दिलाता है कि ऐसे बड़े आयोजन सिर्फ एक नेता से नहीं होते बल्कि बहुत सारे लोगों के संगठित प्रयास से सफल होते हैं। सही कहा। तो कुल मिलाकर इस एक शाम की सभा से हमें 1938 के डॉक्टर अंबेडकर की सोच
और काम करने के तरीके की एक बड़ी साफ तस्वीर मिलती है। एक ही मंच से एक ही रात में वे 2 मोर्चों पर लड़ रहे थे, समुदाय को अंदर से मजबूत करना यानी इमारत फंड, और उसे बाहर की दुनिया में राजनीतिक ताकत दिलाना यानी चुनाव। बिल्कुल सही कहा आपने। ये घटना इस बात का सटीक उदाहरण है कि अंबेडकर के लिए सामाजिक सशक्तिकरण और राजनीतिक कार्रवाई अलग अलग खांचे नहीं थे, वो इन्हें एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ मानते थे। इमारत फंड की वो विस्तृत जमीनी योजना दिखाती है कि वो टिकाऊ संस्थाएं बनाने में यकीन रखते थे। स्वतंत्र लेबर पार्टी को कांग्रेस के सामने एकमात्र विकल्प के तौर पर पेश करने की रणनीति उनकी राजनीतिक समझ को दर्शाती है। बिल्कुल। और ये सब करने के लिए उनकी जबरदस्त भाषण कला, जिसमें ऐतिहासिक संदर्भों और भावनात्मक अपील का सटीक मिश्रण था, ये सब मिलकर एक ऐसे दूरदर्शी नेता की छवि बनाते हैं जो सिर्फ विरोध करना नहीं जानता था, बल्कि अपने समुदाय के लिए रास्ता बनाना और उस पर चलना भी जानता था। वो सिर्फ आवाज नहीं उठा रहे थे, वो व्यवस्था बना रहे थे। वाकई एक शाम की घटना से कितना कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं। जी जरूर। सोचिए, 1938 में एक तरफ इमारत बनाने के लिए पाई जोड़ना और दूसरी तरफ इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के सामने अपनी नई पार्टी को खड़ा करना, ये दोनों काम एक साथ कैसे चल पाए होंगे? अच्छा सवाल है। ये दोनों कोशिशें जो शायद अलग अलग लगती हैं, अंबेडकर के नेतृत्व वाले बड़े आंदोलन को मजबूत करने में एक दूसरे की मदद कैसे करती होंगी? उस दौर में अपने हक के लिए लड़ रहे समुदायों की चुनौतियों और उनकी रणनीतियों के बारे में संगठन बनाने का ये बारीक ब्यौरा हमें आज क्या सिखा सकता है? जय भीम साथियों। साथियों, अब तो जाग जाओ, जागोगे तो ही एक हो सकते हो। चलो एक हो जाओ। फ्रेंड्स, wake up now. If you don't wake up now, when will you wake up? Ambedkarites, unite. साथियों, अब तो जाग जाओ, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अंबेडकवादियों, सब एक हो जाओ। साथियों, अब तो जाग जाओ, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अंबेडकवादियों, सब एक हो जाओ। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो पूरा सुना। उम्मीद है बाबा साहेब के भाषण से आपकी जानकारी बढ़ी होगी। हम आगे भी और वीडियो बनाकर बात साझी करते रहेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान और बाबा साहेब के भाषणों पर वीडियो बनाकर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का और बाबा साहेब के भाषणों का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।